जय हिंद दोस्तों। आप जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि आपके लिए एक न्यू बुक लेके आए हैं बीपीएससी एजीडीओ यूटेरिया का। ठीक है, ये आपको हाल ही फिलहाल निकाला है और इसका जो है सेट प्रैक्टिस आप जरूर लगाइएगा। इसमें टोटल 12 सेट दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 12 सेट है और इसमें जो है क्वेश्चन का लेवल आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छे है। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है इसी तरह का आने का इस बार प्रबल संभावना है, तो आप एक बार जरूर लगाइएगा। और इसका फुल सेट के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम का मतलब कि इसमें जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 1 की ओर चल रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कथा कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति से हुई है। ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। ये भी सही है। कहता है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फल स्वरूप हुआ है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। ठीक है, एक भारतीय प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। ठीक है, एक यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। तो 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहता है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। यह भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया से हुआ है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि भारत के पश्चिमी तट का निर्माण जो है मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेट के गतिविधि से हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक प्लेट के गतिविधि से हुआ है। ठीक है, ना कि नदियों के जमाव से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश में सदिया असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दिहांग के नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत या चीन से निकलता है तो वहां पर यारलुंग जंबो के नाम से जानते हैं। यारलुंग सांगपो कह सकते हैं, यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। जब यह अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो वहां पर दिहांग के नाम से जानते हैं। जब यह असम में पहुंचता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब यह असम में पहुंचता है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जानते हैं। जब यह बांग्लादेश में पहुंचता है, बांग्लादेश में, तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना के नाम से। और आगे जो है गंगा के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए 2 वाक्य दिया हुआ है, यानी कथन और कारण है दोस्तों, देखिएगा इसको। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ये जो कथन कहता है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, बिल्कुल सत्य है। गंगा जो है में बहुत प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है उतना ही अधिक प्रदूषित होती है। ये कथन गलत है। ठीक है, गंगा प्रदूषित नदी है, पवित्र भी है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि जो नदी जितना पवित्र होगा उतना ही प्रदूषित होगा। ठीक है, ये जो हर नदी पर लागू नहीं होता है। तो आर कथन क्या हो, गलत हो गया। तो एक सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 5 नंबर, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया मैथान बांधों के संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी को पहचान करें। तो इसका राइट आंसर होगा बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी। अच्छा, दामोदर घाटी परियोजना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसका की स्थापना 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 1948 को हुआ था। ठीक है, दामोदर नदी पर तिलैया डैम, मैथान डैम, कोनार, पंचेत, ये सभी बांध जो है निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मानसून के प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है जिसका कारण है। तो जिसका कारण क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान। स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान। क्वेश्चन नंबर 7, पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका राइट आंसर होगा
वर्षा के पानी तेजी से बह जाना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सभी सबसे सटीक भौगोलिक कारक का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, खाड़ी के शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों को संकेंद्रित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, 30-35 क्वेश्चन तक इस तरह से मिलेगा दोस्तों, फिर आगे जो है क्वेश्चन ठीक ठाक मिलेगा बढ़िया। हालांकि ये सब क्वेश्चन जो है आप देख चुके हैं कि बिहार दरोगा में से केवल जो यही सब क्वेश्चन ही था, इसी टाइप के था। तो हमें भी लगता है कि इस बार एग्जाम में यही टाइप का क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल है, तो आप एक बार जरूर इसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। अगला फिर कथन और कारण आ गया दोस्तों। इसका कथन में कह रहा है कि हिमालय में भूसंखलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ये सही है। हिमालय में भूसंखलन की आवृत्ति में वृद्धि हुआ है। कारण में कह रहा है कि हाल के ही वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, ये भी सही है। अतः ए और आर दोनों सही दोस्तों, और व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दोस्तों, कहता पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, ठीक है, ये सही है। इसका कथन जो बिल्कुल सही है। भारत के पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की अस्थायी मेखला में पड़ता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। अतः ये सही है और आर क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कि प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की ओर। ध्वनि और प्रकाश तरंगे क्या है? तो ध्वनि जो है वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य होता है और प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही देखना है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस इसमें H2O मिलाए हैं, मतलब जल, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया, Ca(H)2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में उष्मा। इसका अर्थ समझ रहे हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड जो हम लोग चूना लाते हैं बाजार से, ढिक्का वाला चूना, ढेला वाला चूना, उसमें जब हम जल मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जल मिला रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, वह जो है टूट करके जो है गर्म हो जाता है, यानी कैल्शियम के साथ, मतलब कि, ठीक है, और ये जो है उष्मा का निर्माण कर रहा है। तो अब आगे क्या कर रहा है देखिएगा इसमें, कहता बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों के पुताई के लिए किया जाता है, ये गलत है दोस्तों, बिना बुझा हुआ नहीं, पहले चूना को पानी डालकर बुझाते हैं तब जाके दीवार में पुताई करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। बुझे हुए चूने के घोल का प्रयोग दीवारों के पुताई के लिए किया जाता है, ये सही है। दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है, ये भी गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है, ये भी सही है। अतः 2 और 4 क्या हो गया, सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें, थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन दे ताकि और अच्छे से आप लोग को बताएं। निम्नलिखित कथनों में सभी सही उत्तर चुने, ठीक है। स्टार्च ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, यद्यपि, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो राइट आंसर होगा प्लेटिनम के द्वारा, ठीक है, प्लेटिनम के द्वारा। प्लेटिनम एक क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 16, कथन और कारण है दोस्तों। कहता है 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पानी में नमक घोलते हैं तो पूरे भाग में जो है समान रूप से जो है नमक फैलता है, ये समरस होता है, ठीक है। कहता पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक वाला घोल समरस होता है, ये गलत है दोस्तों। जब विभिन्न संघटक वाला घोल रहेगा तो समरस हो भी सकते हैं या नहीं, मतलब कंफर्म नहीं है, कहने मतलब विसमांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। तो ये सही हो गया और आर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़े 17 की ओर। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। कहता कौन सा कथन सही है? उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, सही है, जैसे में सोना और चांदी, ठीक है, और भी है दोस्तों, सोना चांदी ये दोनों जो है क्या है, मतलब उत्कृष्ट धातु है, इसको आप कहीं भी धर दीजिएगा तो वैसा ही क्या वैसा ही रहेगा, मतलब ये बिल्कुल शुद्ध है,
ठीक है। इसमें जो है किसी तरह का अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों कि जमीन के अंदर से निकालते हैं सोना, कितने साल रहता है, फिर भी आप उसका चमक जो है बरकरार रहता है कि नहीं। तो उत्कृष्ट धातु जो है प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, सही है, इसमें कोई मिलावटी नहीं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, गलत है दोस्तों। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, यानी रेडियो धर्मी धातु है। लेकिन सीसा एक जो है भारी धातु है। तो एक जो है सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा कथन सही कर रहा है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा सीधे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो यही गलत हो गया दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा जो है कभी भी सीधे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कभी नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे जल का अपचयन होता है, ये भी जो है गलत है। ये प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जल का अपचयन नहीं होता है, ठीक है। जल का अपचयन नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है जल का, ठीक है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे CO2 का ऑक्सीकरण होता है, ये भी गलत हो गया। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है और प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा CO2 का अपचयन होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 19 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। कथन में दिया हुआ है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, ये जो है गलत है। अब सीटी बजाएगा भाई तो कोई गति में कैसे लाएगा, ठीक है। गति में लाने के लिए बाहरी धक्का देना पड़ेगा, बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा, सीटी बजाने से कोई गति में नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जब तक बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो गति नहीं होगा, तो गति नहीं होगा तो संवेग में परिवर्तन कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि संवेग कहते किसको है? वेग में परिवर्तन के दर को ही संवेग कहते हैं। जब वेग होगा ही नहीं तो संवेग कहां से आ गया? तो एक सही सॉरी एक जो गलत है और आर क्या होगा? सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जल के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है। कहता कौन सा कथन सही है? जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन सहसंयोजक यौगिक का अल्प विलायक है, ये बिल्कुल सही है। जल सहसंयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन आयनिक यौगिक का अल्प विलायक है, ये गलत है दोस्तों। ऊपर इसका दिया हुआ व्याख्या। जल का घनत्व तो अधिकतम जो है 277 केल्विन तापमान पर होता है, ये भी सही है। अतः 1 और 3 क्या हो गया? सही, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है दोस्तों। कहता है कवक मूल संगुण परजीविता का एक उदाहरण है, ये सही है, सॉरी ये गलत है दोस्तों। यह एक पौधे की जड़ और कवक के बीच एक प्रकार के संगुण है, ये सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है AC वोल्टता को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, दोनों काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक अस्थिर विद्युत उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23, कथनों पर विचार कीजिए। कहता है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर होती है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर होता है, बिल्कुल सही है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। कहता उच्चतर तापमानों पर आणविक गति द्रुत यानी तेज होता है, यानी ये भी सही है। अतः ए और आर क्या है? सही है और व्याख्या भी सही दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, विचार करना है। कहता है कौन सा स्तनधारी है? तो स्तनधारी कौन कौन सा है दोस्तों? तो एक समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये दोनों जो है स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा जो है स्तनधारी नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये जो है अपना सांस गलफड़ा से लेता है, ठीक है, गलफड़ा से लेता है और यह क्या करता है? अंडा देता है, ना कि बच्चा देता है। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जब वह एक पैर में पदांगुली पर खड़ा हो जाता है, ठीक है, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 26 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। इसका जो है कथन में कह रहा है दोस्तों कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये गलत है। किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया मतलब क्या होता है? जो जल और स्थल दोनों पर निवास कर सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाला पशु। जैसे मेढक, मेढक क्या एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है, वो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 28। कथनों पर विचार करें। इस कथन में कह रहा है दोस्तों कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। ये गलत है। तापमान में वृद्धि करेंगे तो ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ नहीं जाएगी बल्कि घट जाता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। बिल्कुल सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? एक गलत और आर सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4। क्वेश्चन नंबर, इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। अब थोड़ा सा बचा हुआ दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन शायद 40 तक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन में कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बिल्कुल सही है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये गलत है। ठीक है, तो एक सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 31। कथनों पर विचार कीजिए। कथन में कह रहा है कि 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इससे समाज के अन्य वर्गों को भी समर्थन प्राप्त था। ये जो है सही है। इसका कारण में कह रहा है दोस्तों, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम में किसानों के शोषण को उजागर किया और उसके कानूनी अधिकारों को समर्थन किया। ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि जो है ये जो हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा कुछ हिंदू पैट्रियाट नामक अखबार छापा गया था, उसके माध्यम से जो है मतलब विद्रोह का खबर फैलाया था और जो कानूनी अधिकारों का समर्थन भी किया था। एक था दोस्तों दीन बंधु मित्र। उन्होंने अपना नाटक नील दर्पण में जो है किसानों के अत्याचार को उजागर भी किया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? ऑप्शन नंबर इधर आर जो है सही है। तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32। कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। कैप्टन हेक्टर नामक जहाज ने सूरत के तट पर उतारा था। ये बिल्कुल सही है। उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर 400 का मनसब प्रदान किया। ये भी सही है। उन्हें पुर्तगाली के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया था। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो है शाही फरमान लेने के लिए 1608 में गया था, तो 1608 में नहीं मिला था। ठीक है, इसका फरमान जो है जहांगीर के द्वारा 1613 में मिला था, तो तुरंत तो नहीं मिला था दोस्तों। तो ये गलत हो गया। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाई के संबंध में कथनों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करना है। कहता है मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत का तृतीय संघर्ष में दुरानी सम्राट ने लोधी वंश के अंतिम शासक तक शिकस्त दी। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों? थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। कहता उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य कौन है? तो ये जो है बिल्कुल असत्य कथन है। मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय आंगल मैसूर युद्ध में वीर गति प्राप्त की। गलत है दोस्तों। ठीक है, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध जो है, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर के 1792 तक हुआ था, इसमें जो है इनकी मृत्यु नहीं हुआ था। इनका मृत्यु जो है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, इसी में इनको मृत्यु हुआ था। ठीक है, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। अगर द्वितीय की बात करें दोस्तों, तो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के तक बीच हुआ था। ठीक है,
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल 1790 से 92, चतुर्थ आंग्ल 1799 जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। तो 1 और 2 दोनों गलत हो गया दोस्तों। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उदय का मार्ग प्रशासन करने वाली प्लासी के जंग में नवाब के सेनापति के विश्वासघातपूर्ण भूमिका ने इतिहास को बदल दिया। ये सही है, ठीक है। तो 1 और 2 जो है गलत इसमें था दोस्तों। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, औपनिवेशिक भारत में भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रमाणिक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया। ये बिल्कुल सही है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रह करता है। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्तरधारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी। ये बिल्कुल सही है। अतः 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, आप क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बढ़िया बढ़िया आएगा और, ठीक है। हालांकि इसमें क्वेश्चन सभी जो है बहुत ही बढ़िया लेवल का है, तो आने का संभावना प्रबल है दोस्तों इससे। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1813 के चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। तो राइट आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह को। इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचाना है दोस्तों। कहता खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। ये सही है। रमौसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी सही है। रंपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि विचार करना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। ये सही है दोस्तों। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में लाहौर में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्मों को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक और धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। ये भी सही है। आर्य समाज ने वेदों और पुराणों के प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। ये गलत है दोस्तों। वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया था, न कि अस्वीकार किया था। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन किया था। ये भी सही है। अतः इसमें 1, 2 और 4 जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रह्मा समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1828 में किया था, ठीक है। 1828 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था 1875 में। और कहाँ स्थापना हुआ था? मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था 1897 में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एमजी रनाडे के द्वारा। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है हेनरी ब्लातवास्की, ठीक है, और कर्नल अलकाट के द्वारा हुआ था, ठीक है। हेनरी ब्लातवास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा जो है इसका स्थापना 1875 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वुडका डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एंड शुरू की गई। ये सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किया गया था। ये भी सही है।
ठीक है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का सिफारिश किया गया था, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा के सभी स्तरों पर जो है अंग्रेजी माध्यम को सिफारिश नहीं हुआ था, हालांकि अंग्रेजी माध्यम को अधिक जो है आगे बढ़ाया था, लेकिन जो है मतलब अंग्रेजी के साथ जो है भारत का जो राजभाषा है यानी हिंदी, मतलब कि या फिर जो कुछ है जहां जिसको आवश्यकता विशेष है उसका सिफारिश किया गया था, ना कि केवल अंग्रेजी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या होगा, सही हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरू की थी, ठीक है। तो आजाद हिंद रेडियो का शुरुआत जो है जर्मनी में किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, कश्मीर विजय 1585 में हुआ था, गुजरात का द्वितीय अभियान 1575 में जो कि गलत है, काबुल अभियान 1581 में सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, मुगल शासक जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी, तो इसका राइट आंसर होगा राजा जय सिंह, ठीक है, राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदू पर पुनः जजिया कर अध्यारोपित करने का निर्णय लिया था, इसका राइट आंसर होगा 1679 में, ठीक है। जजिया कर को अध्यारोपित करने का निर्णय 1679 में लिया गया था औरंगजेब ने मारवाड़ अभियान के दौरान। याद रखिएगा जजिया कर जो है हिंदू पर लगाया जाता है, एक होता है दोस्तों जकात जो कि है मुस्लिम पर लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत में हमें राजन की शक्ति, कबीलियाई युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है, तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 47 की ओर, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को चुनना है। ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उसके कबीलाई ढांचे को समझने का आधार है, सही है। इसमें विदथ सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्था का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 48 की ओर, सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, मिलान करना है, देखिएगा। कथा उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहते हैं, ठीक है, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं, सही है। हल की बनी नालियां को सीता कहते हैं, सही है। कूप या कुआं को अवल कहते हैं, कूप या कुआं को अवल कहते हैं, ये भी सही है। अनाज मापने वाले पात्र को उदुर कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। यानी सब मिलान करना है, 1 2 3 4 यानी सेम टू सेम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है, तो 4 मठ कहाँ है दोस्तों, जोशी मठ, द्वारिका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ। इसमें अगर ज्योतिर्मठ की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ है, जोशीमठ उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है जोशीमठ। अगर द्वारिका मठ की बात करते हैं तो ये कहाँ है, गुजरात में स्थित है। द्वारिका कहाँ है, गुजरात में है ना, गुजरात में। अगर पुरी की बात करते हैं तो उड़ीसा में स्थित है। और एक बच गया दोस्तों श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कहाँ है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, तारीखुल हिंद जिसमें 11 शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य और विज्ञान तथा धर्म की आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अल बरूनी, ठीक है, तारीख हिंद का लेखक अल बरूनी है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 54,
स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेस की आजादी का उल्लेख किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो क्या होगा? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि की खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतःकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं अनुसूची। ठीक है, 5वीं अनुसूची। अच्छा, अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान के यानी मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थे। वर्तमान में कितना हो गया है? 12 अनुसूची। ठीक है। अच्छा, तीसरा अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो है शपथ का प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है, भूमि सुधार का। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो है नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया, नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकलन समिति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। अच्छा, आश्वासन समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें टोटल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है 15 लोकसभा से और प्लस 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। प्रत्यायोजित संविधान समिति की बात करते हैं तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 15 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक सदन से जो है 15-15 होते हैं। अच्छा, लोक उपकरण समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्त का निर्धारण कौन करता है? तो सेवा शर्त का निर्धारण भारतीय संसद के द्वारा होता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का सेवा शर्त का निर्धारण भारतीय संसद के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 59, कतर राज्य के राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइएगा। कतर राज्य के कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, सही है। वह 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। वह राष्ट्रपति के सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल को पदच्युत करने का आधार उल्लेख संविधान में किया गया, गलत है दोस्तों। राज्यपाल को हटाने का जो आधार है संविधान में वास्तविक रूप से कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन चुनना है। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, सही है। वह किसी कर के निबल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, ये भी सही है। वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, ये भी सही है। ठीक है, भारत के संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है, गलत है दोस्तों। इस संचित निधि पर जो है कोई अधिकार इसका नहीं होता है। संचित निधि पर अधिकार किसका होता है दोस्तों? संसद को होता है, ना कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को होता है। तो ये सभी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा ऊपर होगा कहीं, 1, 2, 3 था ना सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटा करके। क्वेश्चन नंबर 62, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, वित्त बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 63, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास।
12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है 2012 से लेकर 17 तक चला था। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 64, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है देखिएगा। कहता है मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह के कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो रही है। ये सही है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तो होता है, लेकिन खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर भी होता है, केवल थोक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे बताइएगा। तो राइट आंसर होगा बैंकों का ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, एक सेकेंड दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास करना। क्वेश्चन नंबर 67, किसी कर को किसी स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। ऑप्शन नंबर सी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। क्वेश्चन नंबर 68, प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करपात और कराधान होता है। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करपात और कराधान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक ही व्यक्ति पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बंगाल के सिंध से, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़, एक किसी का भी निर्माण जो है शेरशाह के द्वारा नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, इसका एक रोड है दोस्तों, क्या नाम है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। इसे सड़क आजम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1620 में। ठीक है, 1620, जो कि आलमगंज में स्थापित किया गया था। आलमगंज में स्थापित किया गया था। आलमगंज कहाँ है दोस्तों? पटना में। 1620 में स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिसमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो सबसे कम किशनगंज और सहरसा का था। ठीक है, सबसे कम किसका था? किशनगंज और सहरसा का। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्य मंजू श्रीमूल कल्प। आर्य मंजू श्रीमूल कल्प जो है बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। यह क्या है दोस्तों? एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 73, अच्छा इसमें एक और दिया दोस्तों, विनय पिटक। विनय पिटक क्या है दोस्तों? विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम के बारे में उल्लेख किया गया है। एक है दोस्तों दीपवंश और एक महावंश, ये दोनों क्या है? इसमें जो है श्रीलंका के इतिहास का वर्णन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सावा कामी के द्वारा किया गया। जब द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं दोस्तों, तो 383 BC में हुआ था, यानी ईस्वी पूर्व में हुआ था वैशाली में। 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में। उस समय जो है काला शोक के शासन था। ठीक है, काला शोक के शासन था और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सावाकामी। अच्छा, अगर महाकश्यप की बात करते हैं दोस्तों, महाकश्यप, तो ये जो है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति के। अगर मोगलीपुत्र तीस की बात करते हैं तो यह जो है चतुर्थ नहीं दोस्तों, तीसरा बौद्ध संगति की अध्यक्षता कर रहा था। ठीक है, वसुमित्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा रोहिणी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता धारबाड़ क्रम के चट्टान की निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। धारबाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये जो है सही है। तृतीय शैलों का विस्तार चंपारण जिले में, ये भी सही है। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, ये गलत है।
बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1, 2 और 4 में कहा है दोस्तों, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा पुनपुन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 77 की ओर। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुर्क शासन के बिहार में तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी, इसी के द्वारा ही बख्तियारपुर का नाम पड़ा है दोस्तों, बख्तियारपुर की स्थापना किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? काकोलत जो है नवादा में है, सही है। माझर कुंड जलप्रपात नालंदा में, ये गलत है दोस्तों। माझर कुंड जलप्रपात जो है रोहतास जिले में पड़ता है, रोहतास में। ठीक है। तुतला भवानी रोहतास में पड़ता है, तेलहर कुंड कैमूर में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माझर कुंड जलप्रपात रोहतास जिला में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उसके विवरण में मिलान कीजिएगा, मिलान करना है। कथा धारबाड़ चट्टान क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पूर्वी बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अवरक का निक्षेप पाए जाते हैं, 1 का 3 हो जाएगा। बिंद चट्टान, बिंद चट्टान कौन सा है, तो दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर और सोर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो गया। अच्छा, टरसरी चट्टान कहाँ है दोस्तों, तो बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में है टरसरी चट्टान। एक बचिया क्वार्टनरी चट्टान, ये कहाँ है, तो गंगा के मैदान में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े 80 की ओर। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो नेपाल और पश्चिम बंगाल से दोनों से सीमा साझा करने वाला किशनगंज है। ठीक है। हालांकि बिहार के जो 7 जिले जो है, बिहार के 7 जिले जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है, 7 जिला है जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से 3 जिला है। ठीक है, 3 जिला कौन कौन से, किशनगंज तो हो गया पहला, पूर्णिया और कटिहार, पूर्णिया हो गया और कटिहार, ये 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार क्या है? तो इसका आकार कितना है दोस्तों, बताइएगा। इसका आकार हो जाएगा 3,47,589,576 करोड़ रुपया, 3,47,589,576 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 82, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.4%, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार राज्य के गठन मतलब कौन सी वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 113वीं वर्षगांठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 की ओर। फातिमा बास ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो फातिमा बास कहाँ के है दोस्तों, मैक्सिको के, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया दोस्तों मिस यूनिवर्स। ठीक है, अगर 72वां मिस वर्ल्ड पूछे, मिस वर्ल्ड 72वां मिस वर्ल्ड पूछे तो ये कौन है, ओपल सुचाता चुवांगश्री, ओपल सुचाता चुवांगश्री जो कि थाईलैंड के रहने वाले हैं। अच्छा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का विजेता कौन है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का विजेता मानिका विश्वकर्मा बने, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, और मिसेज यूनिवर्स 2025 क्या है दोस्तों, मिसेज यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स 2025 का विजेता कौन है? शेरी सिंह। ठीक है, शेरी सिंह, इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश ने भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड ने। ठीक है, बांग्लादेश की जगह पर T20 में स्कॉटलैंड जो है भाग लिया था। 2026 में T20 विश्व कप का आयोजन कहां होगा? भारत और श्रीलंका में। ठीक है, 2026 में T20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा।
T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, बताइएगा। रोहित शर्मा को, ठीक है, रोहित शर्मा को T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 87, टाइफून बुओलाई ने निम्नलिखित में से किस देश में जानमाल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइएगा, वियतनाम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो बगराम एयरबेस का संबंध अफगानिस्तान से है, ठीक है। कहाँ है, अफगानिस्तान में है। इस एयरबेस में अभी फिलहाल जो है तालिबानी सरकार के द्वारा कब्जा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे मदर ऑफ द डील्स कहा गया वह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 27 जनवरी 2026 को। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। राइट आंसर होगा निर्मल मिंडा, निर्मल मिंडा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस संगठन ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस को आतंकी संगठन घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूरोपीय यूनियन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में मुख्यमंत्री यति कोली दूतीपात योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया। यति कोली दूतीपात योजना, बताइएगा। राइट आंसर होगा असम में, ठीक है। यति कोली दूतीपात योजना जो है असम में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है। तो रुद्र को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हंसजा शर्मा बनी है, ठीक है, हंसजा शर्मा। बताइएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। सोनाली मिश्रा। नौसेना की पहली महिला फाइटर आस्था पूनिया बनी है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। नाइमा खातून। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है दोस्तों। सुमन कुमारी। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94 की ओर। भारत ने किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय, ठीक है, मेघालय। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95, किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2026 में कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 77 में गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया 77 में गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में, महाराष्ट्र के झांकी को। क्वेश्चन नंबर 98, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन है। उर्जित पटेल। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतीन चारना बिराकुल। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। सेबेस्टियन लेकार्नू। एसीसी के अध्यक्ष कौन है। मोहसिन नकवी। अतः 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किसे स्काउट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। स्काउट पुरस्कार 2025 से सी डॉट को सम्मानित किया गया, ठीक है। स्काउट पुरस्कार 2025 किसे मिला है। सी डॉट। अच्छा, ये सी डॉट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 100, भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सा थीम निर्धारित है। तो इसका राइट आंसर होगा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और अस्थिरता के लिए निर्माण। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।